सर कौन सा माइग्रेशन के चैप्टर का? हाँ बेटे। क्या था सर? आपने क्वेश्चन आंसर्स तो कर लिए, वो डायग्राम नहीं बनाया। तो आपने तो रिवर्स किए थे ना बनाने के लिए। नहीं, वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वाला बनाया होगा ना बेटा आपने? हाँ सर वो बना दिया। बना लिया, गुड। सो नेचर जो बता रहे थे आपको, ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर, उसी पे टॉपिक पे चल रहा था लास्ट में। अब इसका जो है एरिया की बात करेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी का एरिया एंड सब डिवीजन। हमने उसका डेफिनेशन और उसके सब्जेक्ट के जो व्यूज हैं उसके ऊपर डिस्कस किया था, ठीक है। तो 3 टर्मिनोलॉजी आपको मैंने बताया था कि ह्यूमन ज्योग्राफी में किस तरह से वो जो हम क्या क्या चेंजेस आए फ्रॉम स्टार्टिंग टू टिल नाउ। तो वो 3 टर्मिनोलॉजी आई थी, डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म एंड नियो डिटर्मिनिज्म, राइट? याद है सबको? यस सर। हाँ, और देखिए, उन्नति, मन्नत, मुस्कान, मीनाक्षी, आप सब लोग, मैं जो सबके नाम नहीं ले पा रहा हूँ लेकिन सभी मेरे सामने हैं, और अभिषेक भी है, अक्षिता भी है, अक्षिका भी है, सानिया भी है, एंड विकास ऑल्सो हियर। सो डिटर्मिनिज्म की क्या थॉट थी? स्कूल ऑफ डिटर्मिनिज्म क्या था उसका, बता सकते हैं एनीबॉडी? डिटर्मिनिज्म से क्या थॉट था वहां पे कि डिटर्मिनिज्म क्या होता है? बोलिए। Determinism means certain, which is to certain to accept that nature will say, man will also that. Means human being cannot be do nothing beyond the nature. जैसा नेचर बोलेगी वैसा ही मैन करता है, मतलब वो उसके वश में है, वो उससे बाहर कुछ कर नहीं सकता है। He is bounded on in a physical environment. जैसी नेचर उसी के अकॉर्डिंग उसके कार्य, मतलब जो वर्किंग है उसका सेम इज दैट अकॉर्डिंग टू द नेचर। तो ये बात थी डिटर्मिनिज्म, जिसमें एक आ गया, जिसमें सैंपल ने भी इस बात को अनाउंस किया और उन्होंने सपोर्ट किया कि मैन इज द डस्ट ऑफ द नेचर, मीन्स ही इज अ स्लेव पर्सन ऑफ द नेचर, ही कांट डू नथिंग बियॉन्ड द नेचर। सो उसके बाद में जैसे जैसे और as soon as passing the time, the man who developed the technically and वो अपनी पावर से, बुद्धि से, माइंड से जो उसने रिसर्च किया, उसमें जो अनफेवरेबल कंडीशंस एरिया में अपने स्टेबिलिटी बनाई, वर्क किया, चेंजेस किए कुछ, तो वहां एक जो थॉट आया, दैट मीन्स पॉसिबिलिटीज। मतलब ये पॉसिबल है कि मैन उन एरियाज में भी अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकता है, वो वहां रह सकता है, अपने कार्य कर सकता है, वेयर इज दैट अनफेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन। तो लेकिन अब वहां एक कंडीशन उसके साथ में ये रखी कि वो काम तो कर सकता है, रह भी सकता, बट he can't change to completely that environmental condition, completely उसको चेंज नहीं कर सकता। तो कुछ पॉसिबिलिटीज वहां पर उनको फील हुआ और उसको यूज किया, और उस एनवायरनमेंट में वो रहने के लिए अपने आप उसने कैपेबल बनाया। तो उसका मीनिंग हुआ कि पॉसिबिलिटी, संभावनाएं हैं कि वहां ऐसा हो सकता है, इसको ऐसे मॉडिफाइड किया जा सकता है, बट इन द लिमिट्स। अगर
लिमिटेड्स को क्रॉस करके और नेचर को ब्रेक करके अगर कुछ काम करता है तो उसे रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे? अपोजिट्स, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ऑन द अर्थ सरफेस लाइक फ्लड भी हो सकता है, ड्रॉट भी हो सकता है, अर्थक्वेक भी आते हैं, वल्कनीज भी होते हैं और डिजीज भी आ जाती है। तो ये नेचर को अगर उसकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर को अगर चेंज करने का ट्राई करता है, उसको कंप्लीटली चेंज करने का ट्राई करता है, तो ही विल बी बीट दैट। इसलिए पॉसिबिलिज्म क्या कहा कि कुछ संभावनाएं हैं, थोड़ा बहुत कुछ लिमिट्स में काम करके और वो उन प्लेसेस में रह सकता है, उन रिसोर्सेज को यूज कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है विदाउट एनी डैमेज टू देयर नेचुरल स्ट्रक्चर। उसके नेचर को बगैर नुकसान पहुंचाए वहां यूज वो रह सकता है। थर्ड नेम दिया था नियो डिटर्मिनिज्म। इन नियो डिटर्मिनिज्म एक जो ज्योग्राफर्स आए तो उन्होंने अपनी एक नई थ्योरी दिया और उसमें क्या कहा कि मैन इन एवरी प्लेस एवरीवेयर ही कैन एडजस्टमेंट विद द नेचर, कि वो उसके साथ में मिल के काम कर सकता है, चेंज नहीं करना उसको या उसका कंप्लीटली जैसे वो नेचर बोल रही है वैसे ही करना है, ये भी नहीं था विचार। थॉट क्या आया कि वो किस तरह से वो उसके साथ में एडजस्ट एडेप्शन करके अपने आप को उसके साथ ढाल करके अपने वर्क को अपने पर्पस को कंप्लीट कर सकता है, अपने नीड को कंप्लीट कर सकता है। सो द नीड को कंप्लीट करने के लिए उसको उसकी ओरिजिनल नेचर को डैमेज किए बिना अपने रिसोर्सेज को अपने डिमांड्स को कंप्लीट कर सकता है। ये जो थॉट आया इसका नाम था नियो डिटर्मिनिज्म, बिकॉज नियो डिटर्मिनिज्म इज आल्सो नोन एज दैट स्टॉप एंड गो। गो डिटर्मिनिज्म। यस, किसने दिया था बेटे चेतना ये थ्योरी? ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर, वेरी गुड। मन्नत, ग्रिफिथ टेलर कौन सी कंट्री का था, कहाँ का रहने वाला था? ग्रिफिथ टेलर कहाँ का रहने वाला था? मीनाक्षी? अच्छा मुस्कान तुम बताओ कहाँ का रहने वाला था ग्रिफिथ टेलर, किस कंट्री से था वो? सानिया? उन्नति? इंग्लैंड। हाँ नो। विकास, ग्रिफिथ टेलर किस कंट्री का रहने वाला? हाँ अक्षिता? हाँ विकास? आई डोंट नो, कहाँ का? पता नहीं। ओके अक्षिता? अक्षिका? कोई भी दोनों में से? अभिषेक आप लोगों को पता है? हाँ उन्नति बताओ, ट्राई कर रहे हो आप? सर ब्रिटेन। वेलकम टू सर ब्रिटेन। नो, ग्रिफिथ टेलर was from अमेरिका और उन्होंने जो स्टडी किया, जो उनका स्टडी किया वो था ब्रिटेन का, और उन्होंने जो रिसर्च किया, जो वर्क किया ज्योग्राफी में, उस एरिया का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ओके, याद रखेंगे सर। सो
The nature is says to that stop and go always. Environmental determinism, possibilism के बीच की एक चैन है, कनेक्टिविटी है, और उसका नाम है नियो डिटर्मिनिज्म। जैसे आपने रेड लाइट पर, हम लोग ट्रैफिक में चलते हैं तो रेड लाइट पर खड़े होते हैं, तो रेड लाइट मतलब स्टॉप, फिर उसके बाद ग्रीन होगी तो गो। तो स्टॉप एंड गो मतलब मैन आता है, आता का मतलब बर्थ होता है उसका, वर्क करता है, लाइफ सर्वाइव करता है, एंड देन ही वेंट गो। सो ये जो प्रोसेस है नेचर में कंटिन्यूस चलता है। तो अब अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए और रिसोर्सेज को यूज करने के लिए वो नेचर को यूटिलाइजेशन करता है। बट नेचर का यूटिलाइजेशन करता है इन दैट कंडीशन ही मैनेज और अडेप्शन फॉर द नेचर एंड ह्यूमन। अगर वो उसमें मैनेज नहीं करेगा तो वो उसको डिफेक्ट करेगा। देखिए एनवायरनमेंट में अडेप्शन एंड एडजस्टमेंट दो प्रोसेस होते हैं, अडेप्शन एंड एडजस्टमेंट। अडेप्शन का मतलब है वो जैसी नेचर है वैसा बन जाए, कंप्लीटली उसके जैसे ही बन जाए। और जैसे आप मानिए कि अगर हम बात करें एक एडजस्टमेंट का मतलब होता है अपने आप को उसके तरह ढालना, यानी कि जैसा वहां की नेचर है उसके अकॉर्डिंग उसको ढालना। तो ये उसको ढाल सकते हैं या फिर उसके साथ में अडेप्शन कर सकते हैं, उसके जैसा ही बन सकते हैं। एडजस्टमेंट होता है एक शॉर्ट टर्म के लिए एंड अडेप्शन होता है परमानेंटली उसके जैसे बन जाना। तो these are totally to that adaptation and adjustment always going on in the nature with the human being. So that human geography is a subject to the long period after this establishing, although with the time he is not satisfied with his approaches, continuously changing in that conditions and requirements. Continuously changes है, then between to environment and man, to interaction or interrelations, what are the processing we are doing studies continuously. हर एक वर्ग में इस बात की स्टडी होती है कि वो उनमें इंटर रिलेशनशिप क्या है, डिपेंडेंसी क्या है और इंटर रिलेशन क्या है। In the 15th century end of the in Europe, it is tried to understand that peoples are living in that darkness. But after this invention of the environmental conditions in the geography to the continuous development with the processing of natural environment. तो ह्यूमन ज्योग्राफी में एक वेलफेयर या फिर ह्यूमनिज्म की जो थॉट आया, उसके इसमें इसको सोशल वेलफेयर के नाम से एक सब्जेक्ट का एक डिवीजन, एक ब्रांच इसकी बनाई गई। जैसे जैसे उसकी रिक्वायरमेंट्स बढ़े, उसके वर्क एरिया बढ़ा और डिमांड्स बढ़ी, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बढ़ा, तो उसका एक सोशल वेलफेयर के नाम से एक ब्रांच बनी और उसमें फूड, हेल्थ एंड एजुकेशन ये इंक्लूड किया गया। जैसे आपने पता होगा कि
स्टार्टिंग से हम क्या कहते हैं, मैन की बेसिक नीड क्या है? अभिषेक, ह्यूमन बीइंग का बेसिक नीड क्या है? मन्नत आप बताओ, क्या है बेसिक नीड? Sir, water, हाँ, और 3 बेसिक नीड है ना? शेल्टर हाँ, और फूड। शेल्टर शेल्टर और सर, फूड फूड। सर, 3 हो गए ना? अरे, आपने सुना है रोटी कपड़ा और मकान, तो आपने कहा कि फूड हो गया और शेल्टर हो गया, और क्या हुआ? हाउस। sir, clothes, शेल्टर और हाउस तो एक ही बात है, क्लोज हो गया। कहता है ना रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 बेसिक नीड होती है इंसान की। लेकिन उसके साथ में जैसे ही ह्यूमनिज्म वाला जो सोशल वेलफेयर का जो हमने जो ब्रांच बनी है, इसमें ये 2 चीजें और ऐड की गई। कौन सी? हेल्थ एंड एजुकेशन। ये बेसिक नीड हो गई। तो ह्यूमन बीइंग की बेसिक नीड्स का अब जो अगर क्राइटेरिया आपसे बात करें, तो रोटी कपड़ा और मकान तो चाहिए ही, उसके साथ में उसको हेल्थ एंड एजुकेशन। एजुकेशन। मीनाक्षी, और क्या चाहिए उसको? बोलो बेटे। रोटी कपड़ा और मकान, फूड शेल्टर एंड क्लोथ्स के अलावा कौन सी 2 बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई इन दिस प्रेजेंट टाइम? Education, water facilities, एजुकेशन और वाटर फैसिलिटी को देखिए, हम ऐसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि वाटर फैसिलिटी जो है ना, वो फूड में आ गया, क्योंकि फूड जहां उसको अवेलेबल है, इट मींस वाटर है। बेसिक नीड देखिए, फूड बिना वाटर के बन ही नहीं सकता, कोई भी फूड नहीं बनेगा, चाहे आप फ्रूट्स की बात करें, चाहे क्रॉप्स की बात करें, और चाहे बनाने की बात करें, कि वो तो मालूम ही है कि बिना पानी तो कुछ है ही नहीं, सुना है, कुछ बर्थ नहीं हो सकती, कोई सरवाइव नहीं हो सकता। तो जब उसको फूड मिल रहा है, इट मीन्स वहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, तो वो तो एक अलग बात है। यहाँ पर हमने 2 चीजें जोड़ी है सोशल वेलफेयर के लिए ह्यूमन बीइंग में, एजुकेशन एंड हेल्थ, ये दोनों मस्ट हो गई। अकॉर्डिंग टू रेडिकल थॉट, हम इस बात को भी बात करने लगे हैं आजकल। देखिए, एक बड़ा प्रॉब्लम यह है पॉवर्टी। पॉवर्टी और इनइक्वालिटी इन सोसाइटी, ये जो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत था, थ्योरी है, इनइक्वालिटी ऑफ सोसाइटी। अगर इन सारी थ्योरीज का यूटिलाइजेशन करते हैं, सर, कार्ल मार्क्स की थ्योरी क्या थी? वो उन्होंने कहा था कि जो क्या बोलते हैं वो, जो रिच पर्सन्स हैं वो रिच ही रहते हैं, और पुअर पर्सन्स पुअर ही रहते हैं, और उनके मिड में एक बहुत बड़ी वैली है, और ये वैली कंटिन्यू रहनी चाहिए। कार्ल मार्क्स ये कहते हैं, अगर ये वैली खत्म हो गई तो क्राइसिस हो जाएगा, उनका ये मानना था कार्ल मार्क्स का। तो पॉवर्टी एक बहुत बड़ी, एक अपने आप में एक प्रॉब्लम भी है, और एक अनइक्वालिटी ऑफ सोशलिज्म की बात को प्रमोट करती है। तो उसके बाद में इन दैट प्रेजेंट टाइम एक और ब्रांचेज आई, जो ह्यूमन ज्योग्राफी का ही बहुत बड़ा एक रिसर्च भी कहें, या यूं कहें कि उसका यूज है, उसकी नीड है, और वो है बिहेवियरल ज्योग्राफी। बिहेवियरल ज्योग्राफी, थॉट, बिहेवियरल थॉट कैसा है मालूम?
बिहेवियरल ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ेंगे, क्योंकि ये टोटली किससे रिलेटेड है, ह्यूमन बीइंग से। अब ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर, आप लोग मुझे बताइए, जब हम कोई भी किसी तरह का कोई मेजरमेंट करते हैं, एनी मेजरमेंट, अब उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि नहीं होते? सानिया, अभिषेक, चेतना, बोलो, कुछ पैरामीटर होते हैं किसी भी चीज को मेजर करने के, उसका मेजरमेंट लेने के लिए कोई ना कोई पैरामीटर होते हैं। आप बिहेवियरल ज्योग्राफी में क्या पढ़ेंगे कि इंसान का नेचर क्या है, मतलब वो कैसा बिहेव करता है, क्या सोचता क्या है। अब वो सोचेगा कैसा, जैसी वो नेचर में रहता है, जैसे वो एनवायरनमेंट में रहता है, जैसी वो फैमिली में रहता है, वो जिस प्लेस पे रहता है, all the kind of things to impact on that mind thinking, उसके दिमाग पर उसी प्रकार के विचारों को, उसी के जो थॉट्स है वो आएंगे, उसमें क्रिएट होंगे। अब थॉट सबके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, हम जानते हैं, सबके थॉट अलग अलग है, जितने पर्सन उतनी थॉट। अलग क्यों है? बिकॉज दे आर लिविंग इन डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन, बिकॉज दे आर लिविंग इन डिफरेंट सोसाइटी, बिकॉज दे आर लिविंग इन डिफरेंट फैमिलीज मेंबर। सर हाँ सर, जो आपने 5 रिवर्स दी थी ना सर, उसमें मुझे 4 तो मिल गए, पर एक वो टेरियन रिवर नहीं मिली सर। कौन सी? टेरियन रिवर पेरियार। सर, वो पेरियार है। पेरियर बोला है मैंने, टेरियर नहीं। सॉरी। पेरियार रिवर के लिए बताया था आपको, नॉट टेरियर, ठीक है। सो द behavioral geography is that says the house that working of man with the nature and the particular families or areas which is to that created by the thought of members. तो इस हम इस सारी चीज को उसमें इंक्लूड करते हैं, और उस इंक्लूड को हम क्या कहेंगे, बिहेवियरल ज्योग्राफी में हम उसके व्यवहार को पढ़ेंगे, पैरामीटर्स के अंदर कैसे बात करेंगे। आई टेल यू, क्या बोलते हैं कि किसी, जैसे आपको कहें कि मुझे आपसे, जैसे किसी के कोई मिस हैपन हो जाते, कहते हैं मुझे बड़ा दुख है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो कोई व्यक्ति दुखी है, या उसको किसी के दुख से बहुत ज्यादा दुख है, या वो आपसे बहुत अधिक प्रेम करता है, तो क्या हमारे पास में इन सब को मेजर करने के लिए कुछ मेजरमेंट है, पैरामीटर है कोई, उसका कोई स्केल आता है कि मुझे तो नो बहुत सर। दुख। अब ऐसे में हम किसी व्यक्ति का, किसी भी पर्सन का कैसे फाइंड आउट करें कि ये इस तरह के थॉट्स का, या इसके थॉट ऐसे हैं, इसकी नीड ऐसी है, इस तरह के काम कर। सर, उसके नेचर से। नेचर, इसीलिए तो हम बिहेवियर ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, कि इसमें जो हम, जो मॉडर्न जो ज्योग्राफी की ब्रांच है, ये यही कहता है कि यहाँ अब हम उनको कैसे मेजर करें। इसके लिए उसके थॉट्स को नोट किया जाता है, उसके वर्किंग प्रोसेस को नोट किया जाता है, और ये देखते हैं कि कैसी एनवायरनमेंट में उसका लाइफ चल रहा है, कौन से एरिया में रहता है। हर एक एरिया में अलग अलग भाषाएं होती है, अलग अलग पहनावा, ट्रेडिशन, और उनके जो है फूड है, क्लॉथ्स है, सब डिफरेंट होते हैं, और उसी से उसकी क्या है, साइकोलॉजी तैयार होती है। अभी किसी को कुछ हम ना कह कर के भी उसको कैसे पता चल जाता है कई बार कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है, कि क्या है ना, वो एक्सप्रेस करते हैं, वाइब्रेशंस जाते हैं। इस पूरे वर्ल्ड में चलता क्या है, वाइब्रेशन। आइंस्टीन ने यही तो कहा था, एवरीथिंग हैज टू दैट कंडक्ट विद द एनर्जी, और वो एनर्जी क्या है, वाइब्रेशन से। और एनर्जी और वाइब्रेशन जब मिलते हैं तो लाइटिंग उसका जनरेशन आता है। तो अब
क्या थिंकिंग आप कर रहे हैं वो थिंकिंग मेरे पास आ रही है, मैं कैसा थिंकिंग कर रहा हूँ वो आपके पास जा रही है, बिकॉज वी आर ट्रांसफर टू ईच अदर देयर थॉट्स, और उसी के अकॉर्डिंग उसके वर्किंग उसकी थॉट होता है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हम उसको बिहेवियरल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इन दिस मॉडर्न टाइम। आफ्टर 1972 this branch is very developed, because after this time it is a very needful that the variations of the religions, races and casteism, inequality in society, इस तरह के जो बहुत सारे जो सोशल इश्यूज थे, उन सोशल इश्यूज के ऊपर इस बात को जोर दिया गया, इस बात में फोर्स डाला कि मैन के बिहेव को कैसे चेंज किया जा सकता है, कैसे उसकी स्टडी की जा सकती है, और उसका बिहेव कैसे हो, कैसा बनता कैसे है, उन सब चीजों के ऊपर उसका इफेक्ट होता है कैसे। तो इस पर कोर्स दिया गया और इसको साथ में इसको ब्रांच को स्टार्ट किया गया। नाउ यहाँ अब आपके जो चैप्टर लास्ट में इसमें कुछ एरियाज दे रखे और कुछ इसके जो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इसमें जो डिवीजन आए, चेंजेस आए, उनके बारे में इसको बताया हुआ है। तो सोशल ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें बिहेवियरल ज्योग्राफी, सोशल वेलफेयर ज्योग्राफी और कल्चरल ज्योग्राफी एंड हिस्टोरिकल ज्योग्राफी एंड मेडिकल ज्योग्राफी। उसके बाद एक जो पार्ट आया, जो एरिया, अर्बन ज्योग्राफी, अर्बन एरिया। अब अर्बन एरियाज में जो प्लानिंग है, टाउन प्लानिंग है, डेवलपमेंट है, इन सब के बारे में स्टडी करना होता है, क्योंकि जितने भी टाउन्स हैं वो जो प्लानिंग टाउन्स प्लांट के अकॉर्डिंग जो अर्बन एरिया डेवलप हुआ है वो बहुत ही स्मार्टली सिटी बनता है और वहाँ का एनवायरनमेंट भी कूल होता है। और जो इरेगुलर डेवलप हो जाता है अर्बन एरिया, तो उसमें वहाँ मोर टेक्निकली डेवलपमेंट भी नहीं होता है। इसके बाद में आया पॉलिटिकल ज्योग्राफी। अब देखिए ये भी ह्यूमन ज्योग्राफी का ही पार्ट हुआ, बिकॉज पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज है वो किसके थ्रू, मैन के थ्रू कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में जितने भी इलेक्शंस होते हैं या जो मिलिट्रीज एक्टिविटीज होती है उसको मिलिट्री ज्योग्राफी कहते हैं। उसमें बहुत सारे उसके एरियाज को सर्च करके हम अपने जो है एक जो अभियान होता है उसके तहत काम करते हैं। सैन्य पॉपुलेशन ज्योग्राफी आप जानते हैं, ट्रांजिशन जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है, किस तरह से मेल फीमेल का, अर्बन का, रूरल का, लिटरेसी का, सेक्स रेशियो का, डेंसिटी का, डिस्ट्रीब्यूशन का, ये जितने भी उसके चीजें अभी उसके इम्पैक्ट क्या है, प्रॉफिट्स क्या है, एक्सेट्रा, दीज आर टोटली टू स्टडी इन दैट पॉपुलेशन ज्योग्राफी। फिर आपने कहा कि शेल्टर वाला जो पार्ट आता है इनको हैबिटेट ज्योग्राफी कहते हैं, जो रूरल और अर्बन एरियाज के अंदर होती है। एंड थर्ड इज लास्ट, फोर्थ इज इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इट इज आल्सो टू मेड बाय द क्रिएटेड ऑफ मैन। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी? रिसोर्स ज्योग्राफी होती है, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, मार्केटिंग ज्योग्राफी, टूरिज्म ज्योग्राफी एंड इंटरनेशनल ट्रेड ज्योग्राफी। So all the branches, all the subdivisions which are created by human being. तो इसलिए अब देखिए कितना बड़ा इसका एरिया, हाउ मच बिग, और उसमें इतनी सारी वैरायटीज। अर्थ पर सरवाइव करने वाला ह्यूमन बीइंग हर एक एक्टिविटीज में, हर एरिया में, हर एक रिसोर्स को यूज करने वाला, उसकी नीड को कंप्लीट करना, ये
सारा प्रोसेस मैन के थ्रू, आप सभी जानते हैं। और मैन कहाँ रहता है? अर्थ। तो जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, यानी कि हम अर्थ सरफेस की स्टडी की बात करते हैं, ज्योग्राफी क्या है? अर्थ सरफेस। सो वी हैव must to study of human beings. Without human being, we can't do study of the activities with the nature. Because a man is the first person which is doing on that different work in the different areas. Specific characters, natural or cultural. Natural is that different which is not created by man and they are natural. But man, human being के थ्रू जितने भी जो एक्टिविटीज से डेवलप एरियाज हैं, अगर हम उसको स्टडी नहीं करेंगे तो हम उसको आगे उसके बारे में नहीं बता सकते कि है कहाँ कहाँ अपने आप को पॉसिबिलिटी जो उसकी बनती है क्या वो डेवलप हो सकता है। ठीक है, अब ये इसी के साथ में ये आपका चैप्टर जो है ह्यूमन नेचर वाला चैप्टर भी आपका ये कंप्लीट हो गया है। आपको इसमें सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो है ह्यूमन डेफिनेशन, ह्यूमन ज्योग्राफी। नेचर क्या है ह्यूमन ज्योग्राफी का, और उसके बाद में विच इज द स्टडी एरिया ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, हाउ मच द सब डिविजन्स और सब ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब इन सारी ब्रांचेस के बारे में आपको बस सिर्फ एक इनका नाम आपको पता होना चाहिए। अभी जो आगे जाके जब आप बड़ी ज्योग्राफी स्टडी करते हैं तो उसके डिफरेंट जितने भी नाम दे रहे थे उन सब की होती है। पॉपुलेशन का अलग होगा, अर्बन का अलग होगा, इंडस्ट्रीज का अलग होगा, एग्रीकल्चर अलग होगा, वाटर रिसोर्स का एक चैप्टर एक बुक अलग होती है, और सोशल कल्चरल के अलग हो गया। उसके बाद में अर्बन एरियाज के ऊपर अर्बन ज्योग्राफी अलग होगा। तो ये कहने का मतलब सब चीजें सारी की सारी अपने आप में डिफरेंट एरियाज कवर करती हैं। अब देखिए ना तो हमने अभी कुछ में इसमें कुछ वर्क हमने किया नहीं है ना। आप एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में जो ह्यूमन ज्योग्राफी के एरिया हैं और उसके सब ये लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 ये सब 6 एरिया है, और उसके बाद में उसके सब डिवीजन सब एरिया है, वो सारे आप अलग अलग एक टेबल में नाम लिखेंगे। एक टेबल बनाएंगे और उसको कलर्ड पेन से लिखेंगे सब लोग ह्यूमन ज्योग्राफी के क्षेत्र यानी कि एरिया ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, और उसके बाद में सब एरिया कौन कौन सी स्टडी करते हैं उनके नाम आते हैं, उसके ब्रांचेस के नाम लिखते हैं आप सब। बोलिए, लिखेंगे? कर सकते हैं ना? ह्यूमन ज्योग्राफी बुक की में दी हुई है पूरी टेबल, तो हाँ ये टेबल पूरी करनी है पूरी की पूरी। अरे कितने हैं? 5 6 तो है ना। उसके बाद में इसके सब 6 एरिया है, एक पेज का वर्क है सिर्फ, नहीं सर, एक पेज है। तो बहुत सारा हो जाएगा। सुनो तुम, एक पेज है। मैं आपको नाम बताऊं, देखिए एक तो सोशल ज्योग्राफी, दूसरा अर्बन ज्योग्राफी, तीसरा पॉलिटिकल ज्योग्राफी, फोर्थ है पॉपुलेशन ज्योग्राफी, फिफ्थ है सेटलमेंट ज्योग्राफी, और 6 है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ये 6 ही तो है। ये ह्यूमन ज्योग्राफी की ब्रांचेज है, एरिया है। अब इन एरियाज में सब एरिया क्या होंगे? देखो सोशल में क्या क्या पढ़ते हैं अभी मैंने बताया, बिहेवियरल ज्योग्राफी, वेलफेयर ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, मेडिकल ज्योग्राफी, बस। तो ये इनमें तो एक ही नाम है, बाकी सोशल में और ये जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में 4 सब एरिया। सर ये सिर्फ टेबल ही बनानी है ना?
हाँ बस एक टेबल ही तो लिखना है, ये पूरा आपको ही बताना है कि एरिया और उसकी ब्रांच, सब ब्रांच कौन सी है। एक पेज है, 10 मिनट का वर्क है। आप अगर इतना सा भी आप सोचेंगे कि ये तो बहुत बड़ा है, इसको क्यों करें, कैसे करें, अरे हाँ भाई ये आसानियां कर लेंगे। हाँ सर, कर लेंगे। शाबाश। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा। हैप्पी बिलेटेड बर्थडे सर। ओके, ओ थैंक यू सो मच। ओके, तो अब आप ये जो है ब्रांचेस कर लेंगे। इसके बाद हम अपनी सेकंड जो बुक है उसका एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और जो इसमें आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जिसमें हमने पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रोथ पढ़ा था, उसके क्वेश्चंस, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का हम डिस्कस करेंगे। मैं कुछ उसके ऊपर उसका काम करूंगा और मैं आपसे यहीं पे क्लास में ही आप सभी से ऑरली टेस्ट लेंगे। कौन से चैप्टर का? ये जो सेकंड है ना, वर्ल्ड पॉपुलेशन वाला। अक्षिता, अक्षिका, चेतना, मुस्कान, सानिया, उन्नति और विकास, आप सभी नेक्स्ट क्लास में ओरल टेस्ट हम आपसे पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, ओनली ऑब्जेक्टिव। सर ट्यूसडे को? आई मीन टू से ट्यूसडे होगा क्या, क्योंकि आज क्या है, सैटरडे। सैटरडे। ओके, क्लास उसके बाद ट्यूसडे होगी। हाँ सर राइट। चैप्टर? सर विच चैप्टर? चैप्टर नंबर 2, वर्ल्ड पॉपुलेशन। ओके सर। ओके सर। श्योरली तैयार करेंगे ना बेटे? यस सर। बताओ आपको इम्पोर्टेंट क्या है इसकी। इसको आप जब ये पॉपुलेशन वाला चैप्टर अगर आपने कुछ स्मॉल क्वेश्चन सब्जेक्ट क्वेश्चन बनाने गया, तो मैं आपको श्योरली आपको ये बता सकता हूँ कि आपको इंडिया वाले में और इसमें वर्ल्ड पॉपुलेशन आपके 3 क्वेश्चंस बोर्ड के अंदर एग्जैक्टली 100% आते हैं, बिग क्वेश्चन, और आप बहुत अच्छे से करेंगे क्योंकि पॉपुलेशन ही मेन टॉपिक है इन दिस प्रेजेंट टाइम टू अकॉर्डिंग द ज्योग्राफी। इस पॉपुलेशन के थ्रू ही सब कुछ चेंजेस आता है, सब कुछ डेवलप होता है और सब कुछ डिस्ट्रॉय भी हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? टेक्निक्स भी आ रही है, डेवलप भी हो रहा है, और क्या हो रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी भी डेवलप। बताइए, अब बोलिए, कोई क्वेश्चन आपका किसी का? तो मैं आपको अभी मैप के लिए कुछ 4 नाम दे दूं। मैप में जो आपको लोकेट करने 4 नाम, कितने लोग रेडी हैं कि हाँ सर हम करेंगे? बता दीजिए। 4 names you have to locate in the map which I give you and you have to learn. So note down कर लें। नंबर 1, एक मिनट, कहाँ गया इसका नाम? लिखिएगा आल्प्स माउंटेन। सर कौन सा माउंटेन? ALPS, ALPS माउंटेन। ALPS, एल्प्स माउंटेन। सेकंड
बाल्खस लेक, बाल्खस लेक, सर स्पेलिंग बोलना। BALKHAS, बाल्खस लेक। उसके बाद नंबर 3 है डेट्रॉइट, डेट्रॉइट, सर स्पेलिंग। डिट्रॉइट, DETROIT। एंड लास्ट है बे ऑफ हडसन, बे ऑफ हडसन। सर वापस रिपीट करना। बे ऑफ हडसन, सर स्पेलिंग बोल दो हडसन की जो। HUDSON, हडसन, बे ऑफ हडसन। हडसन की खाड़ी है। चेतना लिख रहे हो क्या? चेतना, मुस्कान, लिख रहे सर हो क्या? हाँ, सर फिर ये कौन सी कॉपी में पेस्ट करना है मैप? ये जो रेगुलर हम लोग काम कर रहे हैं ना अपन, उसी के साथ में एक पेज पर ही पेस्ट कर देना है। जो आप कॉपी में काम कर रहे हैं बेटा, उसी में ही इसको पेस्ट करना है। और पेस्ट नहीं करें तो आप बना भी सकते हैं, मैप को बनाएं तो ज्यादा बेटर होगा। सर एक मैप में ही करना है सारा? ये 4 जो नाम दिए एक ही मैप में बताने हैं। नहीं सर, जो आपने कल लिखवाए थे वो सब। वो सेपरेट मैप हो गया, आज की डेट का अलग बनाने होगा। में ठीक है सर। अलग अलग मैप अलग डेट का होगा ना बेटा, उसके नाम सारे एक में अगर करेंगे तो मिक्सअप हो जाएगा, फिर आप उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाओगे इजीली। सर बोर्ड एग्जाम में भी बनाने के लिए आता है? बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी में बनाने के लिए आएगा, वैसे लोकेट करने के लिए तो कई बार मैप बनाना थोड़ी ना होता है। हाँ सर, नहीं बनाना होता। अरे भाई वो मैप दे देते हैं, कई बार नहीं भी देते हैं। आपको मैप दिया लोकेट कर, लेकिन आप जब क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तब आप मैप नहीं बनाएंगे कॉपी में। नो सर, वहाँ पे दिया होता है क्वेश्चन पेपर के लास्ट में, फिर उसे हाँ हमारी सर, पेस्ट करना होता है। तो पेस्ट बनाने में तो कितना टाइम चला जाएगा? कुछ नहीं होता, बहुत कम टाइम में बन जाता है। तुम लोग प्रैक्टिस करोगे ना तो काम होगा। मैप देते नहीं है, मैप तो वो तो लोकेट करने का अलग देते हैं, पर क्वेश्चन का जब आंसर लिख रहे हो उसमें भी तो मैप बनाना होता है। आप समझे नहीं, लोकेट करने के लिए तो ठीक है आपको मैप दे दिया, लेकिन आप बनाओगे तो तभी आप जब एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है आपने वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं, तो आप मैप बनाओगे उसमें कॉपी में, तभी तो वहां बताओगे हियर इज हाई डेंसिटी, हियर इज लो डेंसिटी। मैप के नाम से इतना डरते हो कि बस ना, इतना इंटरेस्टिंग काम होता है ये तो। नहीं 5 सर, आप मिनट ड्रॉ करने के लिए कहते हो कि ड्रॉ करना है, तो फिर सर हर क्वेश्चन के लिए इतना सारा ड्रॉ होता है। हाँ तो आप देखिए, अच्छा चलो आज आप जब मैप बनाने बैठो ना, तो एक बार आप वॉच को देख करके स्टार्ट करना, और आप बिल्कुल नॉर्मल वे में बनाना। कितना टाइम लगा आपको? एक थोड़ा सा, अच्छा पूरा आपको कार्टोग्राफी तो करनी ही नहीं है, आइडिया से आपको मैप दिख जाए कि ये ऐसा वर्ड होता है, ये इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर अफ्रीका, इधर यूरोप और इधर एशिया। बस थोड़ा सा हाइलाइट में तो करना है, आउटलाइन के रूप में जिसको मैप को बोलते हैं। बनाने की प्रैक्टिस आ जाएगा। देखो देखो कुछ नहीं, आप लोग मैप से जितना डरते जाओगे ना, उतना ही आपकी ज्योग्राफी आप दूर भागोगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ज्योग्राफी की स्टडी ही मैप के थ्रू होगी। आप मैप के थ्रू पूरी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते
कौन से हाई डेंसिटी वाले एरिया है, कौन से लो डेंसिटी वाले एरिया है। अब उस एरिया में वो कौन कौन से कंट्री है, उनके प्लेसेस के नाम, वहां पे कौन सी झील है, वहां कौन सा पर्वत है, माउंटेन है, ये सब तो आप उसको जब स्टडी करोगे तभी बता पाओगे ना बेटे। तो इसको मत डरो, एक बार आप इसको इंटरेस्ट करने लगे तो आप पूरी उसका बिना मैप के बात ही नहीं करोगे। सीधा आपको कोई रास्ता बताना किसी को, ठीक है ना अक्षिका, अभी किसी को रास्ता बताना आपको, तो आप क्या करोगे, आप बताते हो ना ऐसे लेफ्ट जाना, वैसे जाना, यो राइट में जाना, फिर लेफ्ट में, फिर राइट। अरे कागज पे बनाया, इस डायरेक्शन में जाइएगा, ये मिल जाएगा आपका एक वो सिनेरियो सामने आएगा कि ये वाकई में बच्चा तो ज्योग्राफी का लगता है, जो पूरे मैप से बता रहा है। ठीक है ना सर सानिया? हाँ हाँ, हाँ बोलो सर, बोलो बोलो बोलो, सर आप जो कुछ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करने हैं कि नोट्स की? नहीं, इसके तो नोट्स ही, क्वेश्चन आंसर नहीं है इसके फर्स्ट के, इसमें डेफिनेशन और एरिया ही तो नाम लिखने हैं बस। ये नोट्स ही बनाना है जो आपने अभी आज चार्ट हमने दिया है ना जो आपको। बोलो बोलो, कुछ कुछ लग रहा है आपको, बुरा लग रहा है क्या, या मतलब कुछ बर्डन लग रहा है क्या आपको मेरा मैं कहने का मतलब? सर एनसीईआरटी क्वेश्चंस तो है ना, हाँ, तो वो करने हैं। नहीं इसमें बैक वाले ये नहीं करने। सर इस मैंने चैप्टर तो कर लिए। ये बहुत वाह, बहुत अच्छी बात है। बाकी इसमें सिर्फ डेफिनेशन और ब्रांचेस का ही नाम है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ इस चैप्टर के ब्रांच, ये जो आप मैंने वर्क दिया ये कर लेंगे, वो उसका जो बैक में जो क्वेश्चंस है वो सारा यही है उसका आंसर, इसलिए। और आपने अगर अलग से क्वेश्चन डाल करके किए तो वेल एंड गुड है, नो प्रॉब्लम, कर लिया तो अच्छी बात है। ठीक है, ट्यूसडे को वर्ल्ड पॉपुलेशन के एमसीक्यूज आपसे हम बात करेंगे, पूछेंगे, ओके देखते सर। सर हैं जवाब देता है कौन कितने ओके सर। हाँ इंटरेस्ट से उसको लर्न करता है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, इट्स टाइम टू ओवर द क्लास। एनीबडी वांट टू से समथिंग? किसी को कुछ पूछना हो तो बोलिए। नहीं तो आज के हम करते हैं आपको नमस्ते। ओके।